हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शाबान और मेरे साथ मौजूद है मैं हूं इब्तिसाम और मैं हूं मिस्टर मतलब। मैं हूं जुनैद। अच्छा जी, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसकी रीजन ये और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है क्योंकि आज मैं इनको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिनको मेरा नहीं ख्याल इनमें से किसी को यकीन होगा या शायद आपको भी ना यकीन हो। गुजरात जो है वो चाइना से फाइट कर रहा है भाई। कर सकता है कि नहीं मुझे नहीं बताओ। कर सकता भाई। चाइना के साथ गुजरात स्टेट है। हाँ जी, गुजरात की नहीं बात भाई, कर रहा हूँ। नहीं। और भाई चाइना इतना बड़ा है। ऑफ इंडिया यार फिर भी नहीं लेकिन भाई, भाई, चाइना बहुत छाया हुआ है, नंबर 1 पे जा रहा है। भाई मेरी बात सुनो, टाइटल मैं बता देता हूँ। कैन गुजरात फाइट अगेंस्ट चाइना द फैक्ट्री ऑफ इंडिया। ये बड़ा एक यूनिक सा टॉपिक मिला था और मुझे भी इस बारे में कुछ खास आइडिया नहीं है, पता नहीं चला कि यार वाकई कोई इस तरह, क्योंकि एक स्टेट है और गुजरातियों के बारे में मशहूर है कि उनका जो छोटे छोटे बच्चे भी है ना वो भी बिजनेस माइंडेड है। भाई वही तो मैं उसी लिहाज तो मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। लेकिन अगला भी तो देखो ना कि चाइना यार पहले 2050-60 में वो रह रहे आप भाई। चाइना के एक सिटी का अगर कवर करते हैं ना कि उनके साथ इनका वो है आपस में। वेट सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस वीडियो को लाने में ना बहुत मेहनत लगती है, एडिट करना, अपलोड करना, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे एनर्जी लेवल को यहाँ से यहाँ पे ले जाता है और इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। तो आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, पर हमारी बहुत मेहनत लग रही है। इंतजार कर रहे हैं यार कर दें सब्सक्राइब प्लीज। फिर भी समझ आती नहीं यार। चलो वीडियो देख लेते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है, वीडियो के अंदर देख लेते हैं। Gujarat is to India what China is to the world. Before you get shocked, let me prove you my point. चाइना पूरी दुनिया में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग का 31.6% अकेले कंट्रीब्यूट करता है और चाइना पे दुनिया इतनी डिपेंडेंट है कि उसके बिना ग्लोबल इकोनॉमी क्रम्बल कर सकती है। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट चाइना but about an Indian state, the state of Khakra, the state of lions and the state of manufacturing. गुजरात वैसे तो भारत की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है जो इंडिया की जीडीपी में 8% कंट्रीब्यूट करता है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटका के बाद इस रेस में आता है। लेकिन जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की तो ये स्टेट बाकी सभी इंडियन स्टेट से आगे निकलता है क्योंकि इंडिया की टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 22% गुजरात कंट्रीब्यूट करता है। इवन भारत के टोटल फैक्ट्री आउटपुट में से 18.01% सिर्फ गुजरात से आता है जिसकी टोटल वैल्यू 21.48 लाख करोड़ रुपीस है। इवन आज भी अपने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बढ़ाने के लिए गुजरात फैक्ट्रीज में अपनी टोटल फिक्स्ड कैपिटल का 18.4% इन्वेस्ट कर रहा है और यही रीजन है कि 2022 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग गुजरात ने 2013 से 2020 के बीच 5,603 फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश करके टोटल फैक्ट्रीज का नंबर 28,479 पर पहुंचा दिया है। इसके कंपैरिजन में तमिलनाडु में सिर्फ 1459 फैक्ट्रीज ऐड हुई जबकि महाराष्ट्र में 3,513 फैक्ट्रीज बंद हो गई। इस पाई चार्ट में आप गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिफरेंट इंडस्ट्रीज के कंट्रीब्यूशन को देख सकते हैं जहां केमिकल्स और टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। बट द बिग क्वेश्चन इज कि गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इस ग्रोथ का रीजन क्या है? आखिर गुजरात भारत की फैक्ट्री कैसे बना? क्या गुजरात की ज्योग्राफी ने गुजरात को यह मौका दिया या फिर यहाँ के गवर्नेंस मॉडल ने? लेट्स फाइंड आउट। देखिए दोस्तों, गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना कहीं ना कहीं उसकी ज्योग्राफी से लिंक्ड है। फर्स्ट थिंग इज कोस्ट लाइन। देखिए गुजरात भारत का वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है जिसका बॉर्डर अरेबियन सी के साथ लगता है और इस वजह से गुजरात के पास 1600 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है जो पूरे भारत में लॉन्गेस्ट है। ये कोस्ट लाइन ना सिर्फ लंबी है बल्कि सबमर्ज्ड है, यानी यहाँ सी लेवल्स ऊपर हैं और लैंड लेवल नीचे। इसीलिए यहाँ डीप वाटर अवेलेबल है, यानी बड़े बड़े शिप्स बिना फंसे यहाँ आसानी से आ सकते हैं और उन्हें डॉक किया जा सकता है। साथ ही इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर साइक्लोन जैसी नेचुरल कैलेमिटीज भी ईस्टर्न कोस्ट के मुकाबले बहुत कम आती है। इसकी वजह से यहाँ पोर्ट्स का सबसे बेस्ट डेवलपमेंट किया जा सकता है और इसीलिए यहाँ 49 पोर्ट्स हैं जो भारत का 41% मैरीटाइम कार्गो हैंडल करते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मैनेज दीनदयाल पोर्ट यानी कांडला पोर्ट और भारत का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट यानी मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है। मुंद्रा पोर्ट ने 2022-23 में 155 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया जो इंडिया के मैरीटाइम कार्गो का 11% है और कंट्री के कंटेनर ट्रैफिक का 33%। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज मुंद्रा पोर्ट अकेले मुंबई और चेन्नई के कंबाइंड कार्गो से ज्यादा कार्गो हैंडल करता है और इन्हीं 49 पोर्ट्स के चलते गुजरात भारत का लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट भी है जो हर साल लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है। सेकेंडली, स्ट्रैटेजिक लोकेशन। देखिए गुजरात
गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका और यूरोप के सबसे नजदीक पड़ने वाला इंडियन स्टेट है, जिससे स्टेट में ऑपरेट करने वाले बिजनेसेस को न सिर्फ अच्छी मार्केट मिलती है बल्कि उनका शिपिंग टाइम और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए गुजरात एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को और इजीली अट्रैक्ट कर पाता है। ये दोनों ही ज्योग्राफिक एडवांटेजेस गुजरात के पास हमेशा से रहे हैं और इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी गुजरात रीजन से ही मोस्टली ट्रेड होता था। इवन यहाँ वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट सिटी लोथल भी मौजूद थी। अब यहाँ सवाल ये आता है कि क्या कोस्टल स्टेट होना ही किसी भी स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए काफी है? एब्सोल्युटली नॉट, वरना ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरला जैसे स्टेट्स भी मैन्युफैक्चरिंग हब होते हैं। बट देन व्हाट्स सो डिफरेंट अबाउट गुजरात? दोस्तों, गुजरात कई सेंचुरी से ट्रेडिंग कर रहा है। इवन मिडिवल पीरियड में गुजरात का अरेबिया, पर्शिया, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के साथ मैरीटाइम ट्रेड एक्टिव था। इस लंबी हिस्ट्री ने एक रिस्क टेकिंग और एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को नर्चर किया जो आज तक जारी है। स्पेशली 19th सेंचुरी में इंडिया से बहुत सारी कम्युनिटीज जैसे पटेल्स और जैन्स फॉरेन कंट्रीज में माइग्रेट हुए। वहां उन्होंने छोटी शॉप्स, फार्म्स और फैक्ट्रीज से बिजनेसेस की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे सबसे रिच और इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी बन गए और इन्हीं कम्युनिटीज ने या तो इंडिया में खूब सारा पैसा भेजा, जिसके बल पे उनके रिलेटिव्स ने गुजरात में बिजनेसेस एस्टैब्लिश किए, या फिर ये खुद वापस आके इंडिया में बिजनेसेस करने लगे। जैसे कि युगांडा में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई तो कई गुजराती वापस आए और अपने साथ लाए कैपिटल, फॉरेन बिजनेस मॉडल्स और ग्लोबल आउटलुक। इस तरह अफ्रीका और बेल्जियम से वापस आने वाले गुजरातीज ने सूरत की डायमंड इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया और गल्फ पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में काम करने वाले गुजरातीज ने वापी और अंकलेश्वर की केमिकल यूनिट्स को एस्टैब्लिश किया। यानी इस रिवर्स माइग्रेशन ने गुजरात में उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करना शुरू किया जो ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में बेहद पॉपुलर थी। गुजरात की रिच ट्रेडिंग हिस्ट्री की वजह से बहुत सारे गुजराती एनआरआईज भी हैं जो गुजरात में लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इसने गुजरात की सक्सेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। जब पॉलिटिकल लैंडस्केप स्टेबल रहता है तो इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है, इकोनॉमिक पॉलिसीज में सडन चेंजेस नहीं होंगे और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट प्रेडिक्टेबल और ट्रस्ट वर्दी रहेगा। अब जरा गुजरात को रूल करने वाले गवर्नमेंट्स की लिस्ट देखिए। 1998 से लेकर आज तक मेजॉरिटी पीरियड के लिए स्टेट को एक ही पार्टी ने रूल किया। इसमें भी नरेंद्र मोदी ने 12 साल से ज्यादा समय तक गुजरात के सीएम रहे और इस स्टेबल गवर्नमेंट की वजह से कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सके। इवन 2014 के बाद से तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी रूल करने लगी और पीएम से लेकर काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स गुजरात से ही आते हैं, जैसे अमित शाह, मनसुख मांडविया और निमुबेन बाम्बनी। इस सिनर्जी की वजह से 2014 के बाद से गुजरात का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप और ज्यादा फ्लरिश हुआ, क्योंकि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का गुजरात पर स्पेशल फोकस रहा है और इस बात को इन्वेस्टर्स ने भी नोटिस किया है, जिससे इवेंचुअली गुजरात को फायदा हुआ। आप इस चार्ट में ना एक बात और नोटिस करिएगा कि गुजरात सबसे ज्यादा पॉलिटिकल स्टेबल लिबरलाइजेशन के बाद हुआ और यही वो समय था जब गुजरात ने इमेंस ग्रोथ को रजिस्टर करना शुरू किया। 1992 में जहां स्टेट की जीडीपी $3 बिलियन के आसपास थी, वो 1996 में $8 बिलियन और 2007 में $24 बिलियन तक पहुंच गई। इस इमेंस ग्रोथ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, जिसमें पहला है गुजरात गवर्नमेंट की प्रोएक्टिवनेस। जहां दूसरे स्टेट्स अपने लेवल पर कुछ करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रोल आउट होने का वेट कर रहे थे, वहीं गुजरात इस मामले में बेहद प्रोएक्टिव था। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2005 में ना एक पॉलिसी लाने का सोचा, इसका नाम था स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे जोन्स होते हैं जहां इंडस्ट्रीज को टैक्स एग्जम्पशंस, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सिंगल विंडो क्लियरेंस और रिलैक्स लॉस जैसे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। लेकिन गुजरात ने 2004 में ही अपना खुद का स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना दिया और इस एक्ट में गुजरात ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स के लिए लैंड को आइडेंटिफाई करना, स्टेट लेवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसीज बनाना और रेड टेपिज्म रिड्यूस करने के लिए फास्ट ट्रैक अप्रूवल सिस्टम डिजाइन करना शुरू कर दिया था। एज अ रिजल्ट जो भी कंपनी भारत में एक्सपैंड या सेटअप करना चाह रही थी, उसकी पहली प्रेफरेंस गुजरात बना। जैसे टाटा मोटर्स वेस्ट बंगाल के सिंगूर में अपना टाटा नैनो प्लांट लगाना चाहती थी, लेकिन प्रोटेस्ट के बाद टाटा ने अपना प्लांट विथड्रॉ कर लिया। ऐसे में गुजरात ने स्टेप इन किया, सनन में जमीन ऑफर की और सिर्फ 3 दिन में अप्रूवल दे दिए। इसके बाद महज 14 महीने में प्लांट ऑपरेशनल हो गया। दूसरा रीजन है गुजरात के स्मार्ट इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। एक तरफ दूसरे स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सिर्फ लैंड ऑफर कर रही थी, लेकिन गुजरात ने एक कदम आगे बढ़कर इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को तैयार किया। इसे आप ऐसे समझिए कि मैं आपको सिर्फ एक प्लॉट बेचूंगा तो शायद आप उतने इंटरेस्टेड ना हो,
लेकिन अगर मैं आपको रोड से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बिंग और जिम जैसी फैसिलिटीज के साथ एक फुली फर्निश्ड बंगलो ऑफर करूंगा ना, तो आप उसे लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। गुजरात में कुछ ऐसे ही सेक्टर स्पेसिफिक क्लस्टर्स बने और हर क्लस्टर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए डिजाइन था, जहां सारी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज अवेलेबल थी। इससे फायदा ये हुआ कि जहां इंडस्ट्रीज को दूसरे स्टेट्स में बेसिक फैसिलिटीज के साथ सेटल होने में कई साल लगते थे, वहीं गुजरात में कुछ महीने में ही प्रोडक्शन शुरू हो जाता था। गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से आज यहाँ 83 इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनके नाम आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। तीसरा रीजन, गुजरात ने हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर फोकस नहीं किया, बल्कि कुछ सेक्टर्स में ही लीडर बनने की कोशिश की, और ये फोकस्ड सेक्टर डेवलपमेंट गुजरात के लिए बेनिफिशियल रहा। अब देखिए, इनिशियली गुजरात में दो इंडस्ट्री सबसे बड़ी हुआ करती थी, टेक्सटाइल और डायमंड। अब डायमंड इंडस्ट्री में गुजरात आज भी काफी हद तक मोनोपोली रखता है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिक्लाइन देखा गया। 1947 के पहले तक अहमदाबाद की 72 कॉटन मिल्स भारत के टोटल टेक्सटाइल आउटपुट का 35% कंट्रीब्यूट करती थी, लेकिन अपडेटेड मशीनरी, लोकल लेबर डिस्प्यूट और सिंथेटिक फैब्रिक्स से कंपटीशन के चलते ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई और नतीजा 1980 तक सिर्फ 12 मिल्स ऑपरेशनल बची थी। इस वजह से गुजरात को डिफरेंट सेक्टर्स पर फोकस करना पड़ा और इसी टाइम पे गुजरात में हर सेक्टर के लिए स्पेसिफिक जोन्स डेवलप कर दिए गए, जैसे कि पेट्रोकेमिकल। 1960s में जब अंकलेश्वर और कलोल में हाइड्रोकार्बन्स डिस्कवर हुए, तो गुजरात में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल गई और आज जामनगर और दहेज जैसे एरियाज पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर ही फोकस करते हैं। इसके अलावा सनन में ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स, हजीरा में हैवी इंजीनियरिंग, मोरबी में सेरेमिक और टाइल्स और सूरत में टेक्सटाइल और डायमंड्स पर फोकस किया गया। चौथा रीजन था इंफ्रास्ट्रक्चर। गुजरात में टोटल 49 पोर्ट्स हैं, इसमें कांडला, मुंद्रा, पोरबंदर और हजीरा जैसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी शामिल हैं। लेकिन गुजरात के लिए गेम चेंजर हुए यहाँ के प्राइवेट पोर्ट्स, क्योंकि एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाने वाले पोर्ट्स ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में फंस जाते हैं, वहीं गुजरात ने इससे बचने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कई पोर्ट्स को डेवलप किया, जिसमें मुंद्रा, पीपावाव और दहेज सबसे प्रोमिनेंट पोर्ट्स हैं। इन पोर्ट्स में ऑटोमोबाइल कंटेनर हैंडलिंग, लार्ज शिप्स के लिए डीप बर्थ्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग जैसी फैसिलिटीज हैं। यही रीजन है कि आज मुंद्रा पोर्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया, मुंबई और चेन्नई के कंबाइंड कार्गो से ज्यादा कार्गो हैंडल करता है। इसके साथ इन पोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं यहाँ के 2.5 लाख किलोमीटर के रोड्स, 19 एयरपोर्ट्स और एक्सटेंसिव रेलवे नेटवर्क। यानी आसान भाषा में कहें तो गुजरात ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इंश्योर किया है, जो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को ना सिर्फ फास्ट बनाता है, बल्कि सस्ता और कन्वीनियंट बनाता है। पांचवा रीजन है दोस्तों बिजली। इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है और गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी के सीन को लेकर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। 1961 तक गुजरात के करीब 2% विलेजेस ही इलेक्ट्रिफाइड थे, लेकिन 1991 में गुजरात ने ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर लिया था और ऐसा करने वाला ये भारत का सबसे पहला राज्य था, जबकि इसी सेम टाइम पर यूपी में महज 40% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव हुआ था। इसके साथ गुजरात 2008 से 9 तक 10% पावर डेफिसिट स्टेट था, लेकिन आज गुजरात पावर सरप्लस स्टेट भी है, यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की नीड गुजरात को है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी गुजरात जनरेट करता है। गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काफी फोकस किया, जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटिवली चीपर बन गई। आज इस स्टेट के पास 28,200 मेगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से आती है और ये कंट्री के टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का 12% है। दिस ऑल्सो मीन्स कि गुजरात अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स का 40% रिन्यूएबल सोर्सेज से ही कंप्लीट करता है। लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसी चीज थी जिसके बिना गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाता, और वो थी गवर्नमेंट पॉलिसीज। दोस्तों, किसी भी राज्य की ग्रोथ स्टोरी का रूट कॉज होता है गवर्नेंस, और इसी गवर्नेंस की वजह से गुजरात में ऐसी पॉलिसीज बन रही हैं जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया। पहला, गुजरात की इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमेशा इंडस्ट्रीज को फेवर करती रही है, जैसे कि अगस्त 2020 में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसका एम था कि अगले 5 साल में इंडस्ट्रीज को 40,000 करोड़ की सब्सिडीज प्रोवाइड की जाए। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 34.7% इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स एलोकेट किए गए। इसमें नेट जीएसटी रिइंबर्समेंट और वैल्यू एडिशन जैसे बेनिफिट्स दिए गए। नतीजा, अकेले 2023 में डोमेस्टिक और फॉरेन मैन्युफैक्चरर से 30,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गुजरात को मिली। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के अलावा गुजरात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगभग $34 बिलियन की एफडीआई भी अट्रैक्ट करता है।
और सिर्फ 2023-24 में गुजरात को 60,000 करोड़ से ज्यादा की एफडीआई मिली। दूसरा कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2020 में यूनियन गवर्नमेंट की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में गुजरात की पोजीशन 10th थी, लेकिन 2022 में गुजरात 8 पोजीशंस के इंप्रूवमेंट के साथ अब सेकंड पोजीशन पर है। बट हाउ सो? क्या चेंजेस किए गए गुजरात में? इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था 2017 का गुजरात का सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट। अब नॉर्मली बिजनेसेस को स्टैब्लिश करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अप्रूवल और क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, और इस पूरी प्रोसेस में ऑफ कोर्स काफी टाइम लग जाता है और पैसे भी, क्योंकि हर काम एक डिफरेंट एजेंसी कर रही होती है। लेकिन गुजरात ने इस एक्ट से सारे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया। इसका मतलब था कि अब बिजनेसेस को गवर्नमेंट से जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स और क्लियरेंस चाहिए वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लिए जा सकते हैं, और इस ईज ने बिजनेसेस को गुजरात में एस्टैब्लिश होने के लिए अट्रैक्ट किया। तीसरा रीजन है एमएसएमईज। गुजरात की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है ना, दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस, कोई अगर आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई भी बड़ी फार्म लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए न जाने आपको कितने प्रोसेस से गुजर के आना पड़ता है, पॉलिटिशियन से अलहदा, फिर बाकी इदारों से अलहदा। तो उन्होंने वो सिस्टम ही कट ऑफ कर दिया कि बस एक दफा क्लियरेंस करवाओ और आप अपने फैक्ट्री लगाना चाहो, फार्म लगाना चाहो, भी करते हैं कि ये नहीं होने देंगे, लगा सकते हो भाई। वो एमएसएमईज को बहुत सपोर्ट करती हैं। अभी एक पॉलिसी है जो एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने की 65% कॉस्ट को फंड करती है, स्पेसिफिकली फॉर एमएसएमई। इसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क को इंसेंटिव देने के लिए फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 25% गवर्नमेंट ऑफर करती है, जबकि ट्राइबल तालुकाज में फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 50% ऑफर किया जाता है। चौथा रीजन है गुजरात कंपनीज के लिए फेवरेबल लेबर एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है, जो भारत में वन ऑफ द लोवेस्ट है। अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज की वजह से स्किल्ड लेबर गुजरात आने के लिए अट्रैक्ट होती है और बिजनेसेस को भी फायदा मिलता है। एक और रीजन है कि गुजरात में काम करने वाले माइग्रेंट लेबर्स को लेकर एक्सेप्टेंस ज्यादा है। डिफरेंट कल्चर या लैंग्वेज बैरियर की वजह से किसी भी लेबर के लिए तमिलनाडु या महाराष्ट्र में काम करना मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए लेबर्स के लिए भी गुजरात पहली पसंद होती है, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में। देखिए दोस्तों, गुजरात ऑल्दो करेंटली भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेकिन इस स्टेट के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिन्हें जल्द से जल्द एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैलेंज है लेबर क्रंच का। देखिए ऑलरेडी भारत में इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, लॉजिस्टिक्स और शिपिंग तक की कॉस्ट इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन अब गुजरात में लेबर की शॉर्टेज होना शुरू हो गई है, जिससे स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम को स्लो कर रहा है। रीजन क्या है? देखिए दूसरे स्टेट जैसे कि यूपी में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ने रफ्तार पकड़ी है, जिसकी वजह से गुजरात के इंडस्ट्रीज में जो माइग्रेंट लेबर्स एम्प्लॉयड थे वो अपने होम स्टेट वापस जाकर रह रहे हैं और वो वहीं काम करना चाहते हैं, जो यहाँ लेबर क्रंच को जन्म दे रहा है। गुजरात में टोटल 60 लाख इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करते हैं, जिसमें से करीब 80% माइग्रेंट्स हैं और दूसरे स्टेट से आते हैं। इसमें भी स्पेसिफिक एरियाज की बात करें तो सनंद इंडस्ट्रियल एरिया में करंटली 350 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेशनल हैं, और कोरोना पैंडेमिक के पहले यहाँ 25,000 वर्कर्स काम करते थे, जिसमें से 20,000 माइग्रेंट वर्कर्स थे। लेकिन अब ये क्लस्टर 5,000 लेबर्स की शॉर्टेज को फेस कर रहा है, क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स गए वो कभी वापस लौटकर आए ही नहीं। सिमिलरली नरोडा जीआईडीसी में भी एक समय 50,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ भी 50% लेबर की शॉर्टेज है। एशिया की लार्जेस्ट सेरेमिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मोरबी में 15% लेबर की शॉर्टेज है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि गुजरात के जो ज्यादातर नेटिव लोग हैं ना, वो लेबर की तरह काम करना चाहते ही नहीं है, और उसका रीजन आपको इस ग्राफ में दिखेगा। ये ग्राफ देखिए जो बताता है कि साल 2000 के बाद गुजरात की पर कैपिटा इनकम किस तेजी से बढ़ी है, और इसलिए गुजरात के नेटिव्स अब लेबर की तरह काम नहीं करना चाहते, और इस वजह से इनकी इंडस्ट्रीज जो है ना वो माइग्रेंट वर्कर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा चैलेंज है वाटर स्कार्सिटी का। दरअसल गुजरात ऑलरेडी एरिड जोन में आता है, यानी यहाँ बारिश कम होती है, और पिछले कुछ सालों में देखें तो यहाँ रेनफॉल और कम होती जा रही है। इस साल का ही एग्जांपल ले लीजिए, सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ गुजरात में रेनफॉल 24% रिड्यूस हो गई है। इसकी वजह से अब गुजरात में अहमदाबाद जैसी मेजर सिटीज वाटर स्कार्सिटी को फेस कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इंडस्ट्रीज के लिए वाटर सप्लाई को इंश्योर किया गया है। ऑल्दो अभी भी इंडस्ट्रीज के लिए वाटर का प्राइमरी सोर्स नर्मदा और तापी जैसी रिवर्स ही है, लेकिन गुजरात ने अब वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्रीज के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। करेंटली गुजरात जितना पानी ट्रीट करता है उसमें से 35.04 स्पेसिफिकली इंडस्ट्री यूज के लिए एलोकेट किया जाता है, और ये वेस्ट वाटर आज गुजरात के इंडस्ट्रीज की लगभग 11% वाटर नीड को फुलफिल कर रहा है। लेकिन आज क्या हो गया तुझे?
इन फ्यूचर में यहाँ इंडस्ट्रीज के लिए वाटर अवेलेबिलिटी काफी बड़ा इशू हो सकती है। कौन सा ऐसे टीके की जरूरत है? ऐसे लोलो मशीन की टीके की जरूरत नहीं है फेवर है तो टीका लगाते हैं मजाक उड़ाने से यार। फेवर नहीं फीवर होए यार अच्छा चलो तुम लोग मजाक ही उड़ाने लग पड़े हो यार। मोटा भाई को क्योंकि बुलाया गुजरात नहीं तो वो कुछ नहीं टीका मोटा टूका भाई लगा देते ठीक हैं। है भाई। मोटा भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग अगले 25 साल में इंडस्ट्रियल वाटर की डिमांड में जबरदस्त इंक्रीज देखने को मिलेगा। करेंटली गुजरात का इंडस्ट्रियल वाटर एलोकेशन लगभग 3700 mld पर डे है, जो यूजुअल बिजनेस के सिनेरियो में 2050 तक 6000 mld तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर गुजरात रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुख करता है तो वाटर डिमांड ऑलमोस्ट ट्रिपल होकर 12,000 mld तक हो जाएगी, और इतने पानी की अवेलेबिलिटी गुजरात में काफी बड़ा इशू होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कई बड़े शहर हैं जो वाटर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तीसरा चैलेंज है दोस्तों एफडीआई का। ऑल्दो आई टोल्ड यू कि यहाँ बहुत सारी एफडीआई आती है, लेकिन अगर गुजरात को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब की बनने की राह पे आगे बढ़ना है तो उसे फ्यूचर में और भी ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की नीड होगी। ओके जी, ये थी हमारी ऑलमोस्ट वीडियो काइंड ऑफ एंड हो तो चुकी है। भाई आपको जवाब मिला कि चाइना का टक्कर दे सकता है कि नहीं गुजरात? भाई उसने तो भाई टक्कर कमाल जितना उसने दे ग्राफिक्स चुका है। दिए मैं हैं, तो इतना कहूंगा चुका कि है। देने की बात तो इसमें वो किसी शको शुबा वाली बात तो है बात नहीं कि हाँ। हम कहें कि भाई दे सकेगा या नहीं दे सकेगा, वो दे चुका है। ये तो उसने करके दिखा दिया। और जिस स्टेट में 50 पोर्ट हो यार, जिस अकेले स्टेट में 50 पोर्ट हो, उसका सोचो कि कितना वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे वो और रेशो स्टेट के लोग ये सोच रहे हो कि हमने मजदूरों की तरह काम ही नहीं करना, तो फिर ये भी तो सोचना। हाँ जी, वो अपने काम और को मुझे समझते ही अपना काम मुझे जो है कि अच्छी भाई बात लगी थी ना, उनके जो माइग्रेंट्स थे जो हाँ। मतलब ट्रेड के थ्रू दूसरे कंट्रीज गए, वहां से भाई प्रॉपर बिजनेस लेके आए भाई हैं। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक कंट्री को एस्टेब्लिश करने में ना बहुत अहम रोल जो है, वाकई बहुत में। बड़ा रोल जो प्ले करती हैं भाई। और हमारे यहाँ के लोग अगर बाहर चले जाएं, यार नहीं आना, बाहर नहीं आना, इधर इधर बहुत मसला है यार। ये देखे ना इधर बिल्कुल कितनी है। बड़ी उन्होंने एक वो हमें वो एक पॉइंट क्लियर किया है कि उनके लोगों ने बाहर जाके वापस आके अपने कंट्री में अपने बिजनेस हाँ। वगैरह एस्टेब्लिश किया है, अपने कंट्री का फायदा सोचा है हाँ। कि हमारा बिजनेस चलेगा, हमारा कंट्री डेवलप होगा, कंट्री डेवलप होगा तो किसका नाम बनेगा? इंडिया का नाम इंडिया बनेगा। का। और इधर हमारे उधर जाते हैं तो भाई वो कहते हैं कि हमने आना ही नहीं है, हम उधर ही ठीक है भाई। और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट नहीं करते भाई। पॉइंट अंग्रेज करना शुरू कर देते हैं। हाँ, अब हाँ, ऑप्शन है ही नहीं भाई। चलो नहीं करते। चलो अब हम इब्तिसाम से कोई एक आध पॉइंट सुन लेते हैं कि इसको पूरी वीडियो में कौन सा यार- पॉइंट अच्छा लगा है यार। यार मुझे यही अच्छा लगा कि इनके इस मतलब गुजरात के अंदर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो गया, और खासतौर पे सूरत के अंदर जो मतलब डायमंड हब बन रहा है। वो तो यार वो तो पहले से वो तो पहले से तुझे पता भी था, तूने पूरी वीडियो में जो देखा है, पहले से तो बता। पहले से है वो। हाँ। यार अब इतनी सारी यार चीजें याद तो नहीं रहती। ये पकड़ लिया ना इसमें। तो सारी वीडियो में सोया होता है, जमाइयां लेता है, इसका कोई हल नहीं बता दें यार हमें, इसका क्या हल किया जाए? यार बोलू भाई ना आजकल मैंने वो फार्मेसी ऑफ इंडिया वाली में भी पूछा था कि यार कोई टीका अगर आप लोग बना दें, कोई वैक्सीन हाँ, किसी- यार वो हम अभी इसको सेट कर देते हैं, हाँ। वीडियो एंड कर लें इसको भी यार, सेट पैक लगा के आता है। इतने पेपर है यार, तो पेपर है, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। बाय गाइस, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टेल द एंड टेक केयर। इन्हों पैराडोल का टीका दो।